हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम कृत्रिम उपग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 96 मिनट में धरती की एक परिक्रमा कर लेता था। 92 दिनों तक यह धरती की कक्षा में घूमता रहा और इसने पृथ्वी की 1400 परिक्रमाएं पूरी की। 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष में भेजा। इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, लाइका नाम याद रखिएगा। इन कुछ प्रारंभिक प्रयासों के बाद मानव सहित यान भेजने की चेष्टाएं की गई। रूसी यान वोस्तोक धरती की परिक्रमा के लिए 12 अप्रैल 1961 को प्रक्षेपित किया गया। इसमें मेजर यूरी गागरिन भी सवार थे। पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वह सकुशल धरती पर वापस लौट आए। इस प्रकार गागरिन को संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय मिला। गागरिन इस यात्रा में कुल 1 घंटे 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। इसके बाद प्रथम चंद्र अवतरण के बारे में अगर बात करें तो इसी क्रम में मानव अब चंद्रमा पर भी पहुंच गया। यह कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई। अपोलो अभियान अपोलो 7 से प्रारंभ हुआ और अपोलो 17 से अवसान को प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो अपोलो 11 इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अपोलो 11 के तहत मानव ने चांद पर कदम रखा। ठीक है। चंद्र अवतरण की यह ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई और 24 जुलाई 1969 को रात 9:30 पर समाप्त। इनमें यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, ध्यान में रखिएगा। पहले दोनों यात्रियों ने यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर, इन दोनों ने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा और तीसरे यात्री कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में अगर बात करें तो SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। भारत के आरंभिक रॉकेट SLV-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। भारत के इस प्रथम रॉकेट की अपनी सीमाएं थी। यह अपने साथ मात्र 35 से 41.5 किलोग्राम वजनी रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को धरती की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। इसमें थोड़ा सा सुधार परिवर्तन करके इसे संवर्धित कर दिया गया और फलस्वरूप देश का अगला रॉकेट SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अस्तित्व में आ गया, जो अपने साथ 100 से 150 किलोग्राम वजनी उपग्रह को पृथ्वी की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। फिलहाल SLV-3 और SLV दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी गई हैं। इसके बाद भारत ने ध्रुवीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर दक्षिण दिशा में 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रहों की स्थापना कर सकता है। इसके बाद PSLV के बारे में अगर बात करें तो भारत का ध्रुवीय रॉकेट PSLV 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी है। यह 4 चरणीय यानी 4 स्टेज रॉकेट है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में सॉलिड यानी ठोस प्रणोदक और दूसरे तथा चौथे चरण में द्रव प्रणोदक प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 स्टेज ईंधन वाला रॉकेट है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और दूसरे तथा चौथे चरण में द्रव प्रणोदक का। प्रणोदक 2 भाग होते हैं,
जो हिस्सा जलता है उसे ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, और जो जलने में सहायक है उसे ऑक्सीकारी यानी ऑक्सीडाइजर कहते हैं। ध्रुवीय रॉकेट के प्रथम चरण के साथ 6 बूस्टर्स संलग्न रहते हैं और उनमें भी ठोस प्रणोदक इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्रणोदकों की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। प्रथम चरण की मुख्य मोटर और उससे संलग्न बूस्टरों में ठोस प्रणोदक जो है एच टी पी बी याद रखिएगा, एच टी पी बी जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है। ध्रुवीय रॉकेट का दूसरा चरण द्रव प्रणोदक संचालित है, जिसमें ईंधन के रूप में क्या है, यूडीएमएच और ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा चरण ठोस प्रणोदक संचालित है और इसमें भी वही एचटीपीबी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो चौथे और आखिरी चरण में द्रव प्रणोदक संचालित ईंधन के रूप में जो है एमएमएच और ऑक्सीकारी के रूप में क्या MON3 का इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। जब ध्रुवीय रॉकेट अपने साथ हल्के निति भार यानी 500 से 700 किलोग्राम भार के उपग्रह को ले जाता है तब बूस्टर मोटर की जरूरत नहीं होती है। ध्रुवीय रॉकेट के इस संस्करण को कोर एलोन वर्जन कहते हैं, कोर एलोन वर्जन। जब इससे अधिक भार के यानी 1500 किलोग्राम के आसपास वजन को जो है मतलब कि स्थापित करना होता है तब इसके प्रथम चरण के साथ संलग्न बूस्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस संस्करण को स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं और इसके बूस्टरों में 9 टन प्रणोदक इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ध्रुवीय रॉकेट से किसी पेलोड की स्थापना भू स्थिर कक्षा यानी 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर करनी हो तो इसे और शक्ति समर्थन की जरूरत होती है। इसके लिए PSLV का नया मॉडल बनाया गया जिसे PSLV एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज, और इसके बूस्टरों में 12 टन प्रणोदक जो है प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद PSLV एक्सेल का इस्तेमाल पहली बार चंद्रयान 1 जो है उसकी कक्षा में डालने के लिए उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। नवंबर 2013 में PSLV के एक्सेल संस्करण मिशन PSLV C-25 के माध्यम से ही मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से PSLV के नए संस्करण PSLV QL का प्रथम मिशन जो है संपन्न हुआ। इस संस्करण में रॉकेट में 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का जो है प्रयोग किया गया है। 24 जनवरी 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV के नए संस्करण PSLV DL का प्रथम मिशन जो है संपन्न हुआ। यह संस्करण लिफ्ट ऑफ के समय अतिरिक्त जो है थ्रस्ट प्रदान करने के लिए 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर से लैस है। PSLV DL भारतीय वैज्ञानिकों को कम बूस्टरों के साथ रॉकेट के प्रक्षेपण का एक मध्यवर्ती विकल्प उपलब्ध कराता है। 28 फरवरी 2021 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 ने मुख्य उपग्रह एमेजोनिया 1 सहित 18 सहयात्री उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में जो है क्या किया, स्थापित कर दिया। PSLV या एमेजोनिया 1 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। PSLV C-52 या EOS-04 मिशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV की 54वीं उड़ान सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ। PSLV C-52 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन, ठीक है। PSLV C-52 PSLV के एक्सेल संस्करण की 23वीं उड़ान थी। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह EOS-04 और 2 लघु उपग्रहों INS-2TD एवं INS-TIRE-SAT-1, ठीक है, इंस्पायर सेट 1, इसको जो है 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। EOS-04 भू अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह का वजन लगभग 1710 किलोग्राम है। PSLV C-54 या EOS-06 जो मिशन है इसके बारे में देख लेते हैं।
26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV की 56वीं उड़ान सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुई। अगर बात करें तो मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा संचालित सबसे लंबी अवधि के मिशनों में से ये एक था। PSLV की यह 56वीं उड़ान थी, जबकि PSLV के एक्सेल संस्करण की यह 24वीं उड़ान थी। PSLV C-54 के द्वारा प्रक्षेपित जो उपग्रह है EOS-06 जो उपग्रह है, इससे संबंध जो एजेंसी है UR राव उपग्रह केंद्र भारत, और द्रव्यमान कितना था तो आप देख सकते हैं 1117.0 किलोग्राम। INS-2B जो है UR राव उपग्रह केंद्र और भारत इसका संबंध है 18.28 किलोग्राम द्रव्यमान। आनंद पिक्सेल भारत द्रव्यमान किलोग्राम में कितना 16.51 या 51। थाईवोल्ट संख्या 2 ध्रुव स्पेस भारत द्रव्यमान किलोग्राम में 1.45। और एक्स्ट्रोकास्ट संख्या 4 स्पेस फ्लाइट इंक USA, और इसका द्रव्यमान जो है किलोग्राम में कितना 17.92। GSLV के बारे में अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखिएगा। GSLV जो है ध्रुवीय रॉकेट 2500 से 3000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को ले जाने में ये सक्षम मतलब कि नहीं है, अक्षम है। इससे अधिक वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए भारत ने अपने सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV का विकास किया है। ठीक है, GSLV के 3 मॉडल है। GSLV मार्क 1 की जो है भार वहन क्षमता मात्र 1.8 टन है। GSLV मार्क 3 की भार वहन क्षमता 2500 किलोग्राम है। और GSLV मार्क 3 जो है LVM 3 इसकी भार वहन क्षमता 4000 किलोग्राम है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV की लंबाई जो है 49.1 मीटर और भार 401 टन है। इसका तीसरा और ऊपरी चरण यानी क्रायोजेनिक स्टेज 17 टन भारी है। भारत के अत्याधुनिक एवं सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का नामकरण काफी दिलचस्प तरीके से किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो इसका वजन 5 पूरी तरह से भरे बोइंग जंबो विमान या 200 वयस्क हाथियों के बराबर है, इसलिए इसे उन्होंने फैट बॉय यानी मोटा लड़का नाम दिया, और फैट बॉय याद रखिएगा। और इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने PSLV को वर्क हॉर्स यानी मेहनती घोड़ा जो GSLV मार्क 3 का जो है उसकी अस्थिरता की वजह से नोटी बॉय, शैतान लड़का, इस सब की संज्ञा दी गई। इसके बाद GSLV मार्क 3 M1 के माध्यम से 22 जुलाई 2019 को 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था। किससे? तो वजनी चंद्रयान जो सेकंड था इसका प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 M1 के साथ जो है किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने GSLV मार्क 3 जो है MK 3 जो है ये क्या था तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK 3 के नाम में जो है परिवर्तन कर दिया गया, और GSLV MK 3 को GSL MK 3 को क्या कर दिया गया LVM 3 यानी लॉन्च व्हीकल MK 3 इसके नाम से ये जाना गया। इसका पुनर्नामकरण जो है मुख्य रूप से उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने के उसके कार्यों की पहचान के लिए किया गया है। याद रखिएगा GSLV MK 3 को केवल भूत तुल्यकालिक कक्षा में ही नहीं भेजा जाता है, बल्कि ये कहीं भी, या अगर बात करें तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट आदि में भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अतः अगर बात करें तो इस रॉकेट के पुनर्नामकरण का निर्णय इसके प्रक्षेपण के लिए चिन्हित किसी विशिष्ट कक्षा के बारे में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अगर बात करें तो इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में जो है सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। यह LVM 3 का पहला व्यवसायिक मिशन था। 36 याद रखिए वन वेव उपग्रहों के साथ LVM 3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में LVM 3 का प्रथम प्रक्षेपण था। लगभग
6 टन वजनी पेलोड के साथ यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी और LVM 3 के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो है पहला मिशन मतलब कि था NSL मतलब L का, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या अंतरिक्ष विभाग जो है NSLL या DOS के साथ यह पहला वन वेब मिशन था। ठीक है, मिशन LVM 3 की दूसरी परिचालनात्मक उड़ान मतलब कि सेकेंड और मतलब कि ऑपरेशनल जो फ्लाइट थी, याद रखिएगा दूसरी थी ये, और जो LVM 3 की पहली परिचालनात्मक उड़ान जो था LVM 3 M1 या चंद्रयान 2 मिशन, इसके माध्यम से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। SSLV क्या है? तो SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया। SSLV का पूर्ण रूप है लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV की ऊंचाई 35 मीटर, व्यास 2 मीटर तथा उत्थापन द्रव्यमान लिफ्ट ऑफ मास 120 टन है। यह 10 से 500 किलोग्राम भार तक जो है छोटे, सूक्ष्म और नैनो उपग्रह को 500 किलोमीटर के ग्रहीय कक्षा में जो है प्रमोचित करने में यह सक्षम है। SSLV एक त्रिचरणीय रॉकेट है जिसके सभी चरण ठोस प्रणोदक युक्त हैं। सभी तीनों चरणों में या सभी जो तीनों चरण हैं इनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए HTPB आधारित प्रणोदक का प्रयोग किया गया है। SSLV का सबसे ऊपरी भाग जो होता है VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल से लैस है जो द्रव प्रणोदक आधारित है, और VTM में संग्रहणीय तरल तथा MON3 का प्रयोग किया गया है, जहां SSLV के प्रथम 3 चरण पेलोड को जो है वांछित ऊंचाई तक ले जाते हैं या लेकर जाते हैं, वहीं VTM के जरिए उपग्रह को लक्षित कक्षा में स्थापित किया जाता है। SSLV, PSLV, GSLV और GSLV MK जो थर्ड है, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप यहां पर कर सकते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए। जैसे SSLV का मीटर में जो ऊंचाई है 34 है, PSLV का 44 है, GSLV का उससे कहीं ज्यादा है, GSLV का 49.13 है और GSLV MK थर्ड का 43.43 है। व्यास अगर मीटर में देखें तो SSLV का 2 है, PSLV का 2.8 है और GSLV MK थर्ड का 4 है। उत्थापन द्रव्यमान या भार जो टन में दिया गया है, SSLV का जो वजन है 120 टन है, PSLV का 320 है, ठीक है, और GSLV का 414.75 है, और जो आपका GSLV MK थर्ड है इसका वजन 640 है। ठीक है, चरण क्या है तो याद रखिएगा, अगर बात करें चरण के बारे में यानी स्टेजेस के बारे में, तो SSLV में 3 चरण का प्रयोग होता है, PSLV में 4 चरण, GSLV में 3 और GSLV MK थर्ड में भी 3 चरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रमोचन क्षमता, तो देखिए SSLV का जो प्रमोचन क्षमता है LEO 500 kg, SSO 300 kg, और जो PSLV का मतलब कि प्रमोचन जो क्षमता है वो है सब GTO 1425 kg और SSO 1750 kg। वहीं अगर बात करें तो जो आपका GSLV है इसका GTO 2500 kg और LEO 5000 kg, और इसके बाद GSLV MK थर्ड का अगर बात करें प्रमोचन क्षमता के संदर्भ में तो GTO 4000 kg, LEO 8000 kg। प्रथम विकासात्मक उड़ान जो है जो SSLV का प्रथम विकासात्मक उड़ान मतलब कि हुआ था, कब हुआ था? 7 अगस्त 2022 को। इसके बाद PSLV का उड़ान 20 सितंबर 1993। इसके बाद GSLV का 18 अप्रैल 2001, और इसके बाद GSLV MK थर्ड का जो प्रथम विकासात्मक उड़ान हुआ था, कब हुआ था? 5 जून 2017 को। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ये 2 उपग्रह हैं EOS-02 और आजादी सैट।
विक्रम एस भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है, इसके बारे में देख लेते हैं। विक्रम एस जो है भारत का प्रथम निजी प्रमोचन मतलब कि ये यान है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान या स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। विक्रम एस एक जो है ये क्या है, एकल सिंगल स्टेज या एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चालित है उपकक्षीय रॉकेट। ये क्या है, उपकक्षीय रॉकेट है, सब ऑर्बिट रॉकेट है। इसके विकास में लगभग 2 वर्षों का समय लगा। इस रॉकेट के विकास में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कार्बन कंपोजिट संरचनाओं तथा 3D प्रिंटेड घटकों का जो है प्रयोग किया गया है। विक्रम एस की जो विशेषताएं हैं इसको ध्यान में रखिएगा। इसका द्रव्यमान है 545 किलोग्राम, लंबाई है 6 मीटर, व्यास है 0.375 मीटर, अधिकतम गति 5 मैक से मतलब कि ज्यादा है, हाइपरसोनिक है, और पेलोड क्षमता 83 किलोग्राम है। ठीक है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस रॉकेट को मिशन जो है प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत को जो है भारत से प्रथम प्रक्षेपण यान था। यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी के द्वारा जब प्राधिकृत था। विक्रम एस अपने साथ 3 ग्राहकों को पेलोड ले गया, जिनका विवरण जो है आप देख सकते हैं। स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई, दूसरा था एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश, और तीसरा था बाजोम क्यू आर्मेनिया। विक्रम एस के द्वारा स्पेस किड इंडिया के फनसैट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सैट 2 नामक उपग्रह तथा बाजोम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के क्यूब सैट को जो है प्रक्षेपित किया। विक्रम रॉकेट श्रृंखला के बारे में अगर बात करें तो विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। विशेष रूप से यह मॉड्यूलट अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार या स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम रॉकेट श्रृंखला के अंतर्गत 3 विक्रम रॉकेट शामिल है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। पेलोड क्षमता विक्रम 1 की है 500 किलोमीटर की निम्न झुकाव वाली कक्षा में 480 किलोग्राम और 500 किलोमीटर की एसएसपीओ में 290 किलोग्राम। विक्रम सेकंड का जो पेलोड क्षमता है वो कितना है, तो 500 किलोग्राम की जो है निम्न झुकाव वाली कक्षा में 595 किलोग्राम और 500 किलोमीटर की जो है एसएसपीओ में 400 किलोग्राम। विक्रम थर्ड की जो पेलोड क्षमता है 500 किलोमीटर की निम्न झुकाव वाली कक्षा में 815 किलोग्राम और 500 किलोमीटर की एसएसपी में जो है 560 किलोग्राम। इसके बाद आर्किटेक्चर अगर बात करें तो विक्रम 1 का जो आर्किटेक्चर है अत्यधिक विश्वसनीय ठोस प्रणोदक चरण, अत्याधुनिक एवियोनिक्स। इसके बाद जो विक्रम थर्ड है, विक्रम थर्ड जो है विक्रम 1 के ऊपरी चरण के स्थान पर अत्याधुनिक क्रायोजेनिक मेथेलॉक्स इंजन का प्रयोग किया गया है। और जो विक्रम थर्ड है अतिरिक्त निम्न लागत के स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के साथ विक्रम थर्ड का जो है अपग्रेड संस्करण है। आवश्यक के बारे में अगर बात करें तो आप जो इसकी आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जैसे विक्रम 1 का वह न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के साथ किसी भी प्रक्षेपण स्थल से 24 घंटे के अंदर असेंबल एवं लॉन्च किया जा सकता है। और इसके बाद विक्रम थर्ड और सेकंड दोनों को ही न्यूनतम बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है और साथ ही किसी प्रक्षेपण स्थल से 72 घंटे के अंदर असेंबल एवं लॉन्च किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रायोजेनिक तकनीक क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्रायोजेनिक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में क्रायोजेनिक शब्द का उद्भव यूनानी शब्द क्रायोक्स तथा जेनिक से हुआ है। क्रायोस का अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा, जबकि जेनिक का अर्थ होता है पैदा करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नीदरलैंड के प्रोफेसर
किमर्लिंग ओन्स 1894 ईस्वी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसे अस्थायी गैसों के शीतलन के द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया था। दरअसल क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के द्वारा अस्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फारेनहाइट कम ताप पर जो है कार्य करती है और -238 डिग्री फारेनहाइट यानी -150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमानों के संदर्भ में ही सामान्यतः क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग रॉकेट में किया जाता है। यह गैसीय ईंधन को जो है क्रायोजेनिक तकनीक से जो है क्या करता है, तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राय इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों कार्य करते हैं। इसके बाद है रैमजेट। रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन है जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करता है और वायुयान में उपलब्ध ईंधन के दहन से यह हवा गर्म होकर विमान को गति जो है प्रदान करती है। रैमजेट में किसी भी प्रकार के गतिमान पुर्जे नहीं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जेट इंजन केवल गति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही निर्मित किए जाते हैं। रैमजेट इंजन 5 मैक तक की जो है अधिकतम गति तक परिचालित किए जा सकते हैं। स्क्रैमजेट क्या है? स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक दहन रैमजेट के नाम से ही जाने जाते हैं तथा इस प्रकार के इंजन से युक्त विमान में तरल ऑक्सीजन साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण और इसके बाद संपीड़ित करके उसे विमान में उपलब्ध ईंधन तक पहुंचाकर विमान को गति प्रदान करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट में नौ परिवर्तन का ही परिणाम है। इसका दहन कक्ष सुपरसोनिक वायु प्रवाह के साथ परिचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। साउंडिंग जो रॉकेट है, इसके बारे में अगर बात करें तो इन्हें अनुसंधान रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, रिसर्च रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः मापन और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रॉकेट के संदर्भ में साउंडिंग शब्द का अर्थ मूल रूप से मापना या मापन करना ही है। मापन एवं अनुसंधान कार्यों के लिए यह पृथ्वी की सतह से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुसंधान उपकरणों के वहन में सक्षम है। इसके बाद है स्पित्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन। स्पित्ज़र यह सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष में दूरस्थ स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित नासा की पराबैंगनी दूरबीन है। और स्पित्ज़र, जिसे पूर्व में अंतरिक्ष पराबैंगनी दूरबीन सुविधा स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी के नाम से इसे जाना जाता था। नासा की ग्रेट वेधशाला कार्यक्रम के चौथा और अंतिम यह अभियान था। प्रत्येक वेधशाला अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रकाश दृश्य, गामा और एक्स किरणें तथा पराबैंगनी के सर्वेक्षण के लिए प्रक्षेपित की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्य अभियानों में हबल अंतरिक्ष दूरबीन यानी HST, इसके बाद है कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला तथा चंद्रा एक्स किरण वेधशाला जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी सम्मिलित है। स्पित्ज़र खगोलीय उद्भव तथा आकाश गंगाओं तथा तारों और ग्रहों के विकास और निर्माण के प्रक्रिया के अध्ययन के लिए जो है रूपांकित नासा के खगोलीय उद्भव की खोज कार्यक्रम का भी ये हिस्सा थी। इसे फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल से डेल्टा रॉकेट के द्वारा 25 अगस्त 2003 को प्रक्षेपित किया गया था। 16 वर्षों से भी अधिक समय तक अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का जो है अध्ययन करने के उपरांत 30 जनवरी 2020 को नासा की स्पित्ज़र अंतरिक्ष दूरबीन का मिशन जो है समाप्त घोषित कर दिया गया था। हर्शेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जो है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की जो है अंतरिक्ष वेधशाला है। अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा वरुण ग्रह की जो है खोज करने वाले वैज्ञानिक सर विलियम हर्शेल के नाम पर इस मिशन का नामकरण किया गया है। इस मिशन को फ्रेंच गुयाना स्थित गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्लैंक अंतरिक्ष यान के साथ 24 मई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के 3 उपकरणों में से 2 के विकास में नासा का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। हर्शेल दूरबीन ब्रह्मांड के सबसे ठंडे और दूरस्थ पिंडों से उत्सर्जित अधिक जो है तरंगदैर्घ्य के अवरक्त
विकिरण की खोज तथा अध्ययन के लिए प्रक्षेपित की गई थी। यह दूरबीन 2013 तक सक्रिय रही। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में बात करेंगे। 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जो है क्या किया गया, मतलब कि इसका विकास किया गया फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, इसका मतलब कि प्रक्षेपण। उल्लेखनीय है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा अब तक जो है निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। यह एक विशाल अवरक्त दूरबीन भी है, यानी इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। पूर्व में इस दूरबीन को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 2002 में इसका पुनर्नामकरण नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स ई वेब के नाम पर किया गया। JWST के प्राथमिक दर्पण का व्यास लगभग 6.5 मीटर है। अब तक यह जो है अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है। JWST और नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का साझा मिशन है। JWST अगले दशक की जो है एक प्रमुख वेधशाला है जो ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। देखिए, बिग बैंग के पश्चात जो है, बिग बैंग के बाद प्रथम प्रदीप्त चमक ल्यूमिनस ग्लो जो है, इससे लेकर सौर प्रणाली के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के जरिए किया जाएगा। बहिर्ग्रहों के वायुमंडल का संगठन भी इस दूरबीन के द्वारा पता किया जा सकेगा। ठीक है, और JWST को प्रायः हबल दूरबीन का मतलब कि रिप्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में उसका उत्तरवर्ती है। JWST मुख्यतः अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा, जबकि हबल प्रमुख रूप से ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्ध्य पर आधारित है। मंगल अन्वेषण के बारे में अगर बात करें तो मंगल यानी सौर मंडल में दूरबीन सौर मंडल में अगर देखें तो आप मंगल ग्रह को देखिएगा तो दूरी की दृष्टि से सूर्य से ये चौथा ग्रह है, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का धरातल, स्थलीय और वातावरण विरल है। इसकी सतह चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तानों और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की जो है ये याद दिलाती है। यह स्थान है ओलंपस मोन्स का, जो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा मतलब कि पर्वत है। साथ ही विशाल घाटी वैलेस मैरिनेरिस भी यहां पर स्थित है। मंगल ग्रह पर याद रखिए, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की शुरुआत सर्वप्रथम तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। सोवियत संघ के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यान मार्स 1 को प्रथम मंगल मिशन के तौर पर 1 नवंबर जो है 1962 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने 1964 में मैरिनर 4 प्रक्षेपित किया, जिसने जुलाई 1965 में मंगल के पास से गुजरते हुए उसके कुछ चित्र खींचे। इन मिशनों के बाद कई मंगल अभियान संपन्न हुए, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियों में रहे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजे गए जुड़वा रोवर एस्पिरिट और क्या अपॉर्चुनिटी। रोवर के बारे में अगर बात करें तो रोवर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाला। खगोलीय संदर्भ में रोवर ऐसे वाहन को कहते हैं जो किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु पर घूमने फिरने की क्षमता रखता है। ये कुछ रोवर रोबोट होते हैं और बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं, और कुछ मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बने होते हैं। आमतौर पर रोवर किसी उपग्रह पर किसी अन्य अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है मतलब कि ले जाया जाता है। इसके बाद एस्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में अगर बात करें तो जून और जुलाई 2003 में नासा ने एस्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नामक 2 सर्वरों को मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन के तहत मंगल की ओर जो है रवाना किया गया था। एस्पिरिट 2004 से 2010 तक ये सक्रिय रहा, जबकि अपॉर्चुनिटी 2018 के बीच जो है मध्य तक ये सक्रिय रहा। हालांकि एस्पिरिट और अपॉर्चुनिटी से पूर्व नासा के मार्स पाथफाइंडर मिशन के तहत 1997 में सोजर्न रोवर भी मंगल ग्रह पर पहुंचा था, जो करीब 3 माह तक ये एक्टिव रहा। इसके बाद क्यूरियोसिटी, नासा के मार्स
नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के अंग के रूप में क्यूरियोसिटी रोवर को 26 नवंबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। यह एक छोटी एसयूवी के आकार का रोवर है। 899 किलोग्राम वजनी यह रोवर मंगल ग्रह पर 5 अगस्त 2012 को उतरा था। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर लैंड गेल क्रेटर पर लैंड किया था। इसके बाद है परसिवेरेंस। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल 2020 मिशन के तहत परसिवेरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया गया और 1025 किलोग्राम वजनी यह रोवर लगभग 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है। 18 फरवरी 2021 को यह रोवर मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर के समीप उतरा। नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत इंजेक्न्यूटी नामक हेलीकॉप्टर को सर्वेरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई वाहन किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मंगलयान। भारत का मंगलयान 2014 को मंगल के कक्षा में प्रविष्ट हो गया, 24 सितंबर 2014 को, और इसका भी निमित्त मंगल पर पानी, मीथेन और जीवन का अन्वेषण करना है, खोजबीन करना है। भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में अपना मंगलयान की सफलतापूर्वक स्थापित किया या प्रक्षेपित करके एक विश्व में या एक कह सकते हैं विश्व में अलग ही अपना छवि बनाया, विश्व कीर्तिमान बनाया। इसी के साथ भारत मार्शियन एलिट क्लब यानी मार्शियन एलिट क्लब में जो सदस्य हैं अमेरिका है, रूस है, यूरोपीय संघ है, इसके अलावा भारत भी है, इसमें यह प्रवेश कर चुका है और ऐसी उपलब्धि अर्जित करने वाला पहला एशियाई देश भी ये बन चुका है। चीन का मंगल मिशन तियानवेन-1, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 23 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा चीन के मंगल मिशन तियानवेन-1 का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर सम्मिलित हैं। 24 फरवरी 2021 को तियानवेन-1 रोबोटिक प्रोब ने मंगल के कक्षा में प्रवेश किया। अगर तियानवेन-1 अपने तीनों उद्देश्यों जैसे मंगल की कक्षा में परिक्रमण करके व्यापक सर्वेक्षण करने, उसकी सतह पर लैंड करने और रोवर को तैनात करने में उसकी सतह पर लैंड करने तथा रोवर को तैनात करने में सफल होता है तो एक ही मिशन में तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला मंगल अभियान बन जाएगा। 24 अप्रैल 2021 को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार चीन के प्रथम मंगल रोवर को झुरोंग नाम दिया गया है। यूएई का प्रथम मंगल मिशन इसके बारे में अगर बात करें तो 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से युक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। या किसी पश्चिमी एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देश के द्वारा मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन है। इसके बाद चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात करें तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट के द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने के लिए लक्षित था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा एक रोवर शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। 2369 किलोग्राम वजनी ऑर्बिटर को 100 × 100 किलोमीटर वाली चंद्रमा के ध्रुवीय कक्षा में, याद रखिएगा, स्थापित किया गया है। चंद्रमा के कक्षा में परिक्रमण के दौरान ऑर्बिटर चंद्रमा के सतह का अवलोकन करेगा। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया। 1477 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर के माध्यम से ही 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर, जिसका वजन था 26 किलोग्राम, इसको चंद्रमा के सतह पर उतारा जाना था। याद रखिएगा, लैंडर की चंद्रमा पर
सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा के सतह पर उतरा। 10 सितंबर 2019 को इसरो के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा लैंडर का पता लगा लिया गया, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। 31 अक्टूबर 2019 को इसरो के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया है। चांग-ई 5 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 24 नवंबर 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा चीन के चंद्र अन्वेषण के कार्यक्रम के तहत चांग-ई 5 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सतह से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर 17 दिसंबर 2020 को वापस धरती पर लौटा। चीन, अमेरिका और रूस के बाद चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। तो याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।